बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इरफान खान एडवोकेट आपकी खिदमत में अपने मावन राना वकास एडवोकेट के साथ हाजिर है। 10 सवाल 10 जवाब, सवाल आपके, जवाब देने की कोशिश मैं करूंगा। आपसे सिर्फ एक गुजारिश है कि सवाल करते हुए ज़रा क्लैरिटी के साथ सवाल किया करें, मुझे अज्यूम ना करना पड़े कि आप क्या पूछना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी राना साहब बिस्मिल्लाह कर। सर पहला सवाल है कि किसी भी प्रॉपर्टी की सेल या परचेज की कीमत को जब सेल डीड में लिखा जाएगा तो क्या उस कीमत को कम या ज्यादा लिखा जा सकता है? अगर हाँ या ना, दोनों सूरतों में इसके फायदे और नुकसान बता। जी मैं इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ। मेरे पास ये सवाल इस तरह आया कि 4 माह पहले मैंने एक बिल्डिंग 4 मरले की 6 करोड़ रुपए में खरीदी। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया। अब जो डीसी रेट है उसके मुताबिक उस 4 मरले का 44 लाख रुपया बनता है जमीन का और तकरीबन 20 लाख रुपया बनता है बिल्डिंग का। टोटल बनता है 64 लाख। रजिस्ट्री मैंने करवाई है 2.5 करोड़ की, पे मैंने किया 6 करोड़ का। अब वो साहब इतना परेशान थे कि मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो उनको हार्ट अटैक ना हो जाए। मैंने उनको तसल्ली दी, मैंने कहा कुछ भी नहीं हुआ, आपके पास बयाना है, बयाना जो लिखा जाता है पहले। उसने कहा जी बिल्कुल है। मैं कहा उसमें कितनी कीमत तय हुई? उन्होंने कहा जी 6 करोड़। आपने उसको 6 करोड़ दी? उन्होंने कहा जी दी। आपने कैसे दी? लकीली उसने सारी पेमेंट थ्रू बैंक की थी। मैंने कहा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप कलेक्टर के पास एप्लीकेशन फौरी तौर पर ऑब्जेक्शन पिटीशन फाइल करें कि मुझे ये रेट नहीं, मैंने तो 4 माह पहले ये 6 करोड़ की ख़रीदी है। अगर वो कहेगा कि जनाब ये 2.5 करोड़ की आपकी रजिस्ट्री है तो आप 6 करोड़ कैसे कह सकते हैं? तो उन्हें कहें जी कि 2.5 करोड़ रुपया डीसी रेट से बहुत ज़्यादा है और मैंने 44 लाख की बजाय 2.5 करोड़ रुपया लिखा और उसकी मुताबिक मैंने बहुत ज़्यादा पे किया। और अगर मुझे किसी लीगल इल एडवाइस दी गई और मैंने उसको 2.5 करोड़ कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 2.5 करोड़ की ही तस्वर होगी। मेरी तमाम पेमेंट्स जो हैं वो बजरिया बैंक गई हैं, ऑन रिकॉर्ड है, जिससे मैंने ख़रीद की है उसको ही गई हैं। इसलिए मैंने 4 माह पहले अगर ये प्रॉपर्टी 6 करोड़ की ली है तो आपने 6 करोड़ ही देना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उसको वो 6 करोड़ रुपया ही मिला क्योंकि उसका रेफरेंस सिविल कोर्ट में चला गया। सिविल कोर्ट ने रैपिडली उसको टेकअप करते हुए ये डिक्लेयर कर दिया कि जनाब ये 6 करोड़ रुपया ही लेने का हकदार है। वो 6 करोड़ रुपया उनको मिला। अब आपका भी सवाल तकरीबन इसी नोयत का कि आप दोबारा ज़रा रिपीट कर दीजिएगा। इस एक किसी प्रॉपर्टी की सेल परचेज की कीमत को जब सेल डीड में लिखा जाता है तो इसको कम या ज़्यादा लिखा जा सकता है? हाँ, अब मेरी आपसे क्या गुजारिशात है, ये मैं अक्सर अपने क्लाइंट से भी गुजारिशात करता हूँ कि भाई आप एक प्रॉपर्टी करोड़ों में ख़रीद रहे हो, लाखों में ख़रीद रहे हो, हज़ारों में ख़रीद रहे हो, आप पैसा लगा रहे हो ना। अगर हज़ारों में ख़रीद रहे हो तो सैकड़ों अगर गवर्नमेंट को चला जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी तो प्रोटेक्ट है। लाखों में ख़रीद रहे हो तो हज़ारों चला जाएगा, गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी तो प्रोटेक्ट है। करोड़ों में ख़रीद रहे हो, लाखों में चला जाएगा। अगर करोड़ों में ख़रीद रहे हो तो लाखों होगा ना। आप अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करें। हमारा अलमिया ये है कि हम पाकिस्तानी कौम खरात में, मुखैर हजरात में टॉप ऑफ द लिस्ट है और टैक्स देने में सबसे एंड पे। ओ भाई आप इतनी खरात करते हो, यकीन मानो वो पूरा टैक्स दे दो, खरात लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। वो फिर बहस लंबी हो जाएगी कि जी लीडर ऐसे हैं वैसे हैं, खा पी जाते हैं, वो एक बहस लंबी है। आपने अपने पाड़, इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। अगर आपने कम वैल्यू में करवाया तो उसका नुकसान मैंने बता दिया कि थोड़ी सी परेशानी, वो परेशानी फेस की मेरे साइल ने। 6 करोड़ की प्रॉपर्टी 2.5 करोड़ में रजिस्टर्ड करवाई, फिर उसके बाद एक्वायर होगी तो इसमें परेशानी है। अदरवाइज़ कोई ऐसा परेशानी वाला मामला नहीं है। थैंक यू वेरी मच। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे फादर की डेथ हो चुकी है, उनके पास बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स थे जिनकी मालियत 2 लाख है, उन सर्टिफिकेट्स को कैश करवाने का तरीकाकार बता। नहीं, वो कैश आप नहीं करवा सकते। अगर आपके वालिद की डेथ हुई है तो सबसे पहले आपने उसका सक्सेशन ओपन करवाना है। सक्सेशन सर्टिफिकेट लेंगे, उसमें आप सब लीगल एयर्स जो है ना वो डिक्लेयर होंगे, उसमें FRC आपको रिक्वायर्ड है। अब तो नादरा वाले ये सारा कुछ कर रहे हैं। आपने नादरा के पास चले जाना है, वो बहबूद सर्टिफिकेट्स लेके, या कोई और बैंक अकाउंट है वो तमाम लेके, सारा कुछ लेके आपने चले जाना है। उसमें लीगल एयर्स डिक्लेयर होंगे, जिसका जो हिस्सा होगा वो बहबूद सर्टिफिकेट उसके नाम ट्रांसफ़र होंगे। और जब उसके नाम ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो वो जैसे आपके वालिद साहब ने उनको कैश करवाना था वैसे आपने कैश करवाना। ठीक।
सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे चचा ने मेरे नाम रजिस्टर्ड एग्री प्रॉपर्टी को अपने नाम ट्रांसफ़र करवा लिया धोखाधड़ी से, जबकि कब्ज़ा मेरा है। अब वो मुझे बेदखल करना चाहते हैं, कानूनी हल बता दें। चचा ने धोखाधड़ी से? हाँ, चचा ने धोखाधड़ी से अपने ठीक है। अच्छा, इसमें आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप दीवानी दावा दायर करें, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट के कैंसलेशन का। उसमें सबसे बड़ी ग्राउंड आपके पास होगी कि मुझे कोई कंसिडरेशन नहीं मिले। आखिरकार आपके चचा ने रजिस्ट्री बनाई है तो वो उसका कोई कैश कोई ट्रांजैक्शन होती है, और फिर कैश ट्रांजैक्शन के बाद कब्ज़ा आपके पास होना ये आपके हक में है कि कैश ट्रांजैक्शन भी नहीं है, कब्ज़ा भी मेरे पास है, इसलिए ये ट्रांजैक्शन फ्रॉडुलेंट है, विदाउट कंसिडरेशन है, इसलिए इसको कैंसिल किया। चचा ने सारा कुछ साबित करना है कि मैंने पैसे कैसे दिए थे, मैंने ये क्या किया, क्या नहीं किया, किस तरह किया, कैसे किया, ये उसके ऊपर बर्डन होना है। आपने सिर्फ दो चीज़ें साबित करनी है कि मैंने एक पाई वसूल नहीं की, जायदाद का कब्ज़ा स्टिल मेरे पास है, ये धोखाधड़ी से क्योंकि बड़ा है, धोखा हमेशा अपना ही देता होता है, गैर धोखा नहीं दे सकता। गैर धोखा तब देगा जब वो किसी रिश्ते में आएगा, ये आप जहन में रख लें। जो शख्स आपको नहीं जानता वो आपको धोखा नहीं दे सकता, जो शख्स आपको जानता है वही आपको धोखा दे सकता है। वो खा आपका भाई हो, रिश्तेदार हो, फुफ्फा हो, चचा हो या दोस्त हो, जो आपको जानता होगा धोखा वही दे सकता है। सवाल है कि विरासती ज़मीन में गलत एफआरसी जमा करवा कर इंतकाल करवाया गया और सेल भी कर दी गई। अब जिसने बाय की है क्या वो नल एंड वाइड सेल डीड नल एंड वाइड हो जाएगी अगर ये साबित हो जाए कि पिछला इंतकाल गलत था? जी जी जी, वो तो डेफिनेटली, वो मुश्तरी होशियार बाश का जो है ना वो कानून बड़ा वाज़ेह है, उसमें अगर उसके साथ फ्रॉड किया गया है तो वो उसकी कार्रवाई करे, उसकी जो अमाउंट उसने दी है उसकी रिकवरी का सूट करे। एक चीज़ ही फ्रॉड पे मबनी है तो असल मालकान को इस वजह से महरूम कर देना उनके हकूक़ से कि जी वो उसने तो पैसे दे के ख़रीदा था, ये कोई दलील नहीं है। इसमें कोई सफ़र नहीं कर रहा, सिर्फ सफ़र वो कर रहा है जिसने पेमेंट की। उसको चाहिए कि वो उनके ऊपर ना सिर्फ 420, 468, 471, 419 का पर्चा करवाए, 467 भी लगेगी इसमें, और बल्कि रिकवरी सूट भी फाइल करे कि फ्रॉडुलेंटली इतना रुपया वसूल किया है तो ये मेरा वापस दिलवाया जाए। अल्टीमेटली जो असल मालिक हैं वही रहने हैं और असल मालिकों को ही वापस जाना। 6 कनाल का 6 कनाल से तबादला हुआ है, 3 कनाल 2 मरला पर अमल दरामद नहीं हुआ, वारसान ने सेल करके बै कर दी है, क्या हाल बता? मैं इसलिए कहता हूँ आपका सवाल क्लैरिटी के साथ है। ये कब तबादला हुआ? अब अगर तबादला हुआ है 6 साल पहले तो फिर तो अमल दरामद नहीं हुआ, तो फिर तो इसका मतलब यही कानून यही समझेगा और अदालतें यही समझेंगी कि तबादला 2 कनाल 18 मरले का 6 कनाल के साथ हुआ है। क्योंकि आप कोई इतनी देर तो खामोश नहीं रह सकता ना कि 6 कनाल का 6 कनाल के साथ। मेरा नहीं ख्याल कि ये सवाल पूछने वाले ने ईमानदारी के साथ सवाल पूछा है, वो सिर्फ किसी को तंग करने के लिए ये सवाल पूछा गया। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि 6 कनाल का 6 कनाल के साथ तबादला हो तो 3 कनाल 2 मरले पे अमल दरामद ना हो। या तो टाइम स्पेन बताएं, अगर तो टाइम स्पेन 1-2 माह का है और वो इसी दौरान फौत हो गया तबादला करने वाला और ये सारे मामलात हुए हैं तो फिर तो आपके पास राइट है। लेकिन अगर साल गुजर चुके हैं इस तबादले की ट्रांजैक्शन को तो फिर नहीं। हाँ, इसमें एक और चीज़ मैं वजाहत के साथ आपको बता दूं कि तबादला 6 कनाल 6 मरले का हुआ, तबादला होने के दौरान, अमल दरामद होने के दौरान वो बंदा फौत हो जाता है तो जो ज़िंदा है उसका तो तबादला पूरा हो गया, जो मर गया है उसका ट्रांजैक्शन पूरी नहीं हो, ठीक हो गया। अब इसमें एक चीज़ आपने गौर तलब है, तबादला जिसका हो चुका है वहाँ पे बाकायदा तौर पर लिखा जाएगा कि ये तबादला हो रहा है फ़लाँ ज़मीन का। अगर वहाँ पे 6 कनाल ही लिखा हुआ है तो फिर वो 10 हाथ बेच दे, बेशक वो प्रॉपर्टी आपकी है। और अगर वहाँ पे 2 कनाल 18 मरले लिखा हुआ है तो फिर आपका केस कोई। इसलिए क्लैरिटी के साथ सवाल किया करें ताकि मैं जवाब दे दूं। मुझे खुद ही अज्यूम करना पड़ता है कि ये पूछ सकते हैं, मैं हर एंगल पे बताने की कोशिश करता हूं। एक दफ़ा फिर बताए देता हूं कि तबादला की दोनों जो जलसा आम के ऑर्डर्स होते हैं, कार्रवाई होती है, उसमें मुकम्मल तौर पर लिखा जाता है कि इसका तबादला इतने रकबे के साथ फ़लाँ ज़मीन के साथ हो रहा है। इसलिए अमल दरामद का ना होना फैटल नहीं है, नुकसानदेह नहीं है। अगर वारसान ने उसको बेच दिया है तो वो 10 हाथ आगे बेच दे,
वो प्रॉपर्टी आपकी है। हिस्ट्री और इंतकाल में क्या फ़र्क है सर? रजिस्ट्री का डोमेन अलहदा है, इंतकाल का डोमेन अलहदा है, रजिस्ट्री का डिपार्टमेंट अलहदा है, इंतकाल का डिपार्टमेंट अलहदा है, लेकिन दोनों का चोली दामन का साथ है। दोनों एक दूसरे के बगैर कुछ नहीं है। अब रजिस्ट्री क्या है? रजिस्ट्री आपने सब रजिस्ट्रार ऑफिस से करवानी होती है, लेकिन सब रजिस्ट्रार ऑफिस क्या मांगता है? फ़र्द बै। फ़र्द बै किसके पास है? वो तहसीलदार के पास है। अब तहसीलदार का सब रजिस्ट्रार के ऑफिस के साथ और अब सब रजिस्ट्रार का तहसीलदार के ऑफिस के साथ कोई तल्लक वास्ता नहीं है। वो अपने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर करता है, रजिस्ट्री सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड होने के बाद वो जाती है इंतकाल के लिए तहसीलदार के पास। उस रजिस्ट्री की बुनियाद पे इंतकाल होता है। पहले रजिस्ट्री माइनस कर दी जाती थी कि रजिस्ट्री नहीं कराते, हम डायरेक्ट इंतकाल करवा लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, कोई डायरेक्ट ज़बानी इंतकाल नहीं होना चाहिए, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। आप प्रॉपर तरीके के साथ पहले रजिस्ट्री करवाएं, रजिस्ट्री करवाने के बाद आप इंतकाल करवाएं। इस तरह पब्लिक एक्सचेकर को जो नुकसान भी नहीं होता और आप भी सेफ होते हैं। सर, स्टैम्प पेपर पर ज़मीन या मकान ख़रीदने की कानूनी हैसियत बता दें। स्टैम्प पेपर पर ख़रीदी गई ज़मीन का बाद में इंतकाल या रजिस्ट्री मुमकिन है? अच्छा, ये अब इसमें सवाल पूछने वालों का भी कोई गुनाह नहीं है। वो पूछे, मैं इसको वंस अगेन अज्यूम करता हूँ। दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक शामला दे की कब्ज़े की प्रॉपर्टी होती है, शामला दे की, कि जिस पे सिर्फ कब्ज़ा होता है, उसका इंतकाल कोई नहीं होता। अब वो स्टैम्प पेपर्स पे चलती है कि जनाब आज मेरा कब्ज़ा था, मैं अपना कब्ज़ा राना साहब को बेच के स्टाम्प पेपर पे चला गया, कब्ज़ा दे गया। राना साहब ने आगे अली आफ्ताब साहब को बेचा और वो कब्ज़ा दे गया। अली आफ्ताब साहब ने आगे सलमान को बेच दिया, सलमान अपना गया। ये चलता है। ये उसका इंतकाल नहीं हो सकता क्योंकि वो रेड लाइन के लाल लकीर के अंदर है। वो कब्ज़ा तो कब्ज़ा चलता है। वो लाल लकीर का एक दफ़ा इस्तेमाल इंतकाल हो चुका है, वो उधर ही रहेगा। अब शायद कुछ लोग ये सुनने के बाद कहें जी नहीं जी हो जाता है। वो भाई लाल लकीर में प्रॉपर्टी को डाल दिया गया, निकाल दिया गया, बुलंदकार किया गया उस ज़मीन के साथ, फिर उसको डाउटफुल किया गया। डाउटफुल करने के बाद एक आ गया पटवारी, तो उसने उसका फ़ायदा उठाया कि जनाब ठीक है ये डाउटफुल है, इसकी रजिस्ट्री हो सकती है, ये लें जी फ़र्द बै, ये लें जी लाएँ जी रजिस्ट्री, हम इंतकाल कर देते हैं। दूसरा पटवारी ईमानदार था, कहता नहीं 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 यार ये नहीं, इसका कोई ना हो सकता इंतकाल, ना कोई नहीं, कुछ नहीं, आप जाएं, ये आपका अपना इंटरनल मामला है, आप खुद ही निपटाएं। अब आपका स्टैम्प पेपर है क्या? अगर तो वो स्टैम्प पेपर है इकरारनामा मुआहदा बै और वो कुल्लोहुम वसूली का है, तो फिर उसमें टाइम सेंस नहीं है। उसमें आप जब चाहें उस स्टाम्प पेपर की बुनियाद पे रजिस्ट्री करवा सकते हैं और उस रजिस्ट्री की बुनियाद पे इंतकाल करवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।